नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। दोस्तों, आज के सेशन के अंतर्गत आपकी जो सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस चल रही हैं उसके अंतर्गत CDP की नेक्स्ट क्लास है, जिसके अंतर्गत आज हम अधिगम को पढ़ेंगे। अधिगम और अधिगम वक्र क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, इसको देख। तो आज का हमारा टॉपिक है अधिगम और अधिगम वक्र। चलिए फिर सेशन को शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? अधिगम। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। ध्यान रखिएगा, अधिगम जो है हम सीखना, हम जो सीखते हैं वह जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। मतलब हम जन्म लेते हैं तब उसके बाद सीखना प्रारंभ कर देते हैं, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और मृत्यु तक जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से सीखता है। व्यक्ति प्रत्येक परिस्थितियों से कुछ ना कुछ अनुभव सीखता ही है, कुछ ना कुछ चीज़ें सीखता ही है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। तो व्यक्ति जो है वो प्रत्येक परिस्थितियों में कुछ ना कुछ सीखता है और उसके जो व्यवहार में परिवर्तन होता है, जब कुछ चीज़ों को सीखेगा, किसी भी विषय को सीखेगा तो उसके व्यवहार में कुछ परिवर्तन हो गया। उसी परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाना ही सीखना है। तो इसलिए मैं अभी जो बताया कि व्यक्ति विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार की चीज़ें, विभिन्न प्रकार के अनुभवों को सीखता है और अपने व्यवहार का परिवर्तन करता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाता है व्यक्ति, वही है सीखना। अब देखते हैं सीखने के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। हूबहू पेपर में आते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सीखना या फिर अधिगम से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया। सीखना क्या है? अनुकूलन की प्रक्रिया। अब अनुकूलन क्या होता है? हम किसी भी विषय, किसी भी तथ्य, किसी भी चीज़ के साथ जब हम अनुकूलन स्थापित करना चाहते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। तो अगर हम किसी भी चीज़ के साथ अनुकूलन करना चाहते हैं, उसके साथ अनुकूलन स्थापित करना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो वह क्या है? सीखना ही है। तो सीखना क्या हो जाएगा? अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया। सीखना जो है वह सार्वभौमिक प्रक्रिया है। मतलब हर कोई व्यक्ति, कोई कम सीखता है, कोई ज़्यादा सीखता है, किसी के सीखने की गति कम होती है, किसी की तेज होती है, लेकिन सीखना जो है वह सार्वभौमिक प्रक्रिया, मतलब सब में होती है सीखना। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। तो अभी ऊपर बताया ही गया है कि हमारे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही सीखना होता है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया, क्योंकि हम कुछ व्यवहार में जो अपने परिवर्तन लाते हैं अपने मस्तिष्क के अनुसार ही तो करते हैं। हम किसी परिस्थितियों से भिड़ते हैं और परिस्थितियों में उसके बाद परिस्थितियों से कुछ सीखते हैं और अपने व्यवहार में जो परिवर्तन लाते हैं अपने मस्तिष्क के अनुसार ही लाते हैं, अपने मस्तिष्क के हिसाब से ही लाते हैं। इसलिए सीखना क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया है। कि स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। तो इसमें कह रहा है कि स्कूल में जो अधिगम होना चाहिए उसमें आसपास के परिवेश, परिवार, आसपास पड़ोस की सहभागिता अधिक होना चाहिए और उसी के द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन देना चाहिए। क्योंकि बच्चा जो है वह शुरुआत में सबसे पहले उसका ज्ञान अर्जन कहाँ से होता है? अपने परिवार, आसपास के पड़ोस से ही होता है। तो इसलिए अधिगम, क्योंकि वह आसपास के पड़ोस से सबसे पहले सीखता है और बहुत अच्छे ढंग से सीखता है, बहुत आसानी से सीखता है, इसलिए स्कूल में जो अधिगम होना चाहिए वह परिवेश की सहभागिता के साथ होना चाहिए और उसी के द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। मतलब जो कुछ भी हो, परिवेश की सहभागिता जरूर लेनी चाहिए कौशलों के ज्ञान और अर्जन में। चलिए आगे देखते हैं। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग होता है। ये सार्थक अधिगम का क्या इंग्लिश मीनिंग है? मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो सार्थक अधिगम क्या होता है? सार्थक अधिगम में ये होता है कि एक समस्या पर एक ही तरीके से विचार नहीं करना चाहिए। मतलब कोई अगर आपके सामने अगर समस्या उत्पन्न हो रही है तो उसके बारे में विविध तरीके से उसके बारे में सोचना है कि इस तरीके से भी उसका निदान कर सकते हैं, इस तरीके से निदान करेंगे तो उसमें क्या समस्याएं हो सकती हैं, क्या लाभ होगा हमारा। अगर किसी दूसरे तरीके से उस समस्या का निदान करेंगे तो उसमें मेरा क्या लाभ हो सकता है, उसमें हानि कम होगी या उसमें समय बचत हो सकता है। तो विभिन्न तरीकों से हम किसी भी समस्या में विचार करते हैं वही क्या कहलाता है? सार्थक अधिगम कहलाता है। और कक्षा में सार्थक अधिगम को प्रोत्साहित करना चाहिए। अगला बिंदु देखते हैं। अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्वनिर्देशित होता है। मतलब इसमें कह रहा है कि निर्देशन क्या होता है? मतलब एक तो होता है कि कोई शिक्षक निर्देशित करे कि आपको ये काम पहले करना है, आप आज ये नोट्स बनाइए, उसके बाद उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करिए, उसके बाद ये करना है, उसके बाद आपको ये सीखना है। लेकिन सबसे ज़्यादा सार्थक कब होगा? जब वह स्वनिर्देशित होगा, मतलब सेल्फ डायरेक्टेड होगा। मतलब उस व्यक्ति को, उस शिक्षक को, उस शिक्षार्थी को, उस बच्चे को पता होगा कि मुझे अब आगे करना क्या है। मतलब उसको खुद पता होना चाहिए, वह खुद से निर्देश देना चाहिए, वह उसे खुद से अपने आप को समझना चाहिए कि मुझे अब ये करना है, उसके बाद मुझे ये सीखना चाहिए। तो जब वह खुद स्वनिर्देशित होगा तो अधिगम सबसे अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना दृष्टिकोण बेहतर है। तो प्रारंभिक कक्षाओं में जो शिक्षण अधिगम होना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग होना चाहिए। किससे होना चाहिए? लर्निंग बाय डूइंग। मतलब ये तो सर्वविदित है कि
जो छोटे बच्चे होते हैं वह करके सीखते हैं तो ज़्यादा अच्छे सीख लेते हैं। मतलब जो चीज़ हम करके सीखते हैं वह ज़्यादा अच्छे सीख लेते हैं। अभी आप छोटे बच्चे का ही एग्जाम्पल ले लीजिए। अगर आप छोटा बच्चा है 2-3 साल का है, अगर आप उससे बताएंगे, आप एक गर्म पानी का गिलास लेंगे, उसमें गर्म पानी होगा, आप बताएंगे कि ये पानी गर्म है, अगर आप इसको मत छूइएगा आप जल जाएंगे, तो वह बच्चा नहीं मानेगा। लेकिन जब वह एक बार ग्लास उसको छू लेगा तो दोबारा उसको नहीं छुएगा, क्योंकि उसे पता चल जाएगा कि इसमें गर्म पानी रखा है और गर्म पानी से हाथ जलता है। तो उससे क्या होता है कि वह जब कुछ चीज़ें करके सीखते हैं तो वह अधिक समय तक हमें ज्ञान होता है, हमें अधिक समय तक याद रहता है, हम अच्छे से समझ लेते हैं। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होनी चाहिए वह करके सीखने अर्थात लर्निंग बाय डूइंग से होनी चाहिए। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है कि अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? आसपास के परिवार के, पड़ोस की, आसपास के समाज की होनी चाहिए। तो मतलब कह रहा है कि जो विद्यालय के सामाजिक अवसर होते हैं, जो विभिन्न फंक्शंस होते हैं, उसमें आपके पेरेंट्स की, आपके परिवार की, आपके पड़ोस की और समाज की भागीदारी होनी चाहिए, जिससे बच्चों का अच्छे से अच्छा विकास हो सके और अधिगम अच्छे ढंग से हो सके। अगला पॉइंट है कि अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अधिगम एक सामाजिक क्रिया है। अभी ऊपर ही बताया गया कि विद्यालय के सामाजिक अवसरों में समाज के लोगों का क्यों भागीदारी होना चाहिए, क्योंकि अधिगम एक सामाजिक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। हूबहू पूछा जाता है, ये जो क्वेट है बहुत इंपॉर्टेंट है, हूबहू ऐसे पूछा जाएगा कि अधिगम एक सामाजिक क्रिया है, इसको ध्यान रखिएगा। प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थियों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होनी चाहिए। प्रभावी अधिगम मतलब अच्छे ढंग से अगर आपको अधिगम करना है तो शिक्षार्थी की सक्रिय भागीदारी होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ टीचर पढ़ा रहा है और बच्चा सिर्फ सुन रहा है, ये निष्क्रिय भागीदारी हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, अगर प्रभावी अधिगम मतलब अच्छे ढंग से अधिगम करना है, अगर सार्थक अधिगम करना है तो बच्चे की सक्रिय भागीदारी अधिक होनी चाहिए, बच्चा एक्टिव होना चाहिए। अगर वह सिर्फ सुन रहा है, अगर टीचर पढ़ा रहा है, तो वह निष्क्रिय भागीदारी हो जाएगी ना, उससे अच्छा अधिगम नहीं हो सकता। प्रभावी अधिगम के लिए बच्चे की सक्रिय भागीदारी आवश्यकता होती है। अगला है कि सार्थक अधिगम अर्थात मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान की प्रक्रियाएं शामिल होती हैं। तो सार्थक अधिगम में क्या क्या प्रक्रियाएं शामिल होती हैं? विश्लेषण करना, मतलब कि किसी भी चीज़ को विश्लेषण करना है। अगर ये नहीं कि आप ऊपर ऊपर से उसको बता के चले जाएं, अगर आप किसी तथ्य को पढ़ा रहे हैं उसका विश्लेषण करिए, उसकी गुड्स को बताइए, उसकी अच्छाइयों को बताइए, उसकी बुराइयों को बताइए, उसका ओवरऑल प्रीव्यू क्या है, समाज में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, ये सब बताएंगे। समालोचनात्मक सोच होनी चाहिए। मतलब समालोचनात्मक सोच क्या होती है कि क्रिटिकल थिंकिंग होती है। इसका मतलब होता है कि अगर आप किसी तथ्य को बता रहे हैं तो उसके गुड्स को बताइए, तो उसके बैड्स को भी बताइए। अगर कोई चीज़ खराब है उसके बैड्स को अगर आप बता रहे हैं तो उसके गुड्स को भी बताइए, ताकि बच्चा अपना मत तैयार कर सके। समालोचनात्मक चिंतन में क्या होता है कि सबका मत अपने हिसाब से होता है, अपने मस्तिष्क के अनुसार उसके गुड्स को देखेंगे, उसके अच्छाई बुराई को देख के अपना मत देते हैं। तो यही है समालोचनात्मक सोच। समस्या समाधान क्या होता है? समस्या समाधान सार्थक अधिगम में समस्या समाधान कैसे? आप बच्चों को समस्या उत्पन्न कीजिए और उसको उसको समाधान करने के लिए अवसर दीजिए। यही है समस्या समाधान, मतलब समस्या उत्पन्न करना। विभिन्न प्रकार के क्वेश्चंस, विभिन्न प्रकार के सवाल, विभिन्न प्रकार के क्रियाएं करवा के समस्या उत्पन्न कीजिए और बच्चे को उसका समाधान करने के लिए प्रेरित कीजिए। तो सार्थक अधिगम में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच, समस्या समाधान की प्रक्रियाएँ शामिल हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हमारा दूसरा टॉपिक है आज का अधिगम वक्र, कर्व्स ऑफ लर्निंग। चलिए देखते हैं। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ, आरेख, ईटीसी से प्रदर्शित किया जाता है तो वह अधिगम वक्र कहलाता है। तो क्या कह रहा है कि जब अधिगम की मात्रा है, जो प्रभाव उसका क्या है, उसकी क्षमता क्या है, किसी ग्राफ, आरेख आदि से स्पष्टित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, तो वह क्या कहलाता है? अधिगम वक्र। मतलब अधिगम किस प्रकार से हो रहा है, अधिगम को प्रभावित क्या क्या कर रहा है, अधिगम की क्षमता क्या है। अगर हम इसे ग्राफ के रूप में दिखाएंगे तो ये क्या है? अधिगम वक्र है। इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। इसमें क्या दिखाया जाता है कि अधिगम न्यून है, अधिगम एकदम कम हो रहा है, या अधिगम बहुत अच्छे से हो रहा है, या फिर अधिगम हो ही नहीं रहा है, ये दिखाया जाता है। तो अधिगम वक्र में क्या होता है कि आप सीख किस इस रफ्तार से रहे हैं, आपकी सीखने की गति कैसी है, आपके सीखने में प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं, आपकी सीखने की क्षमता क्या है, ये सब दिखाया जाता है वक्र के रूप में, आरेख, ग्राफ आदि के रूप में। हमारा अब आगे है कि अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। अधिगम वक्र के 4 प्रकार होते हैं। पहला है सरल रेखीय वक्र। पहला क्या है? सरल रेखीय वक्र, स्ट्रेट लाइन कर्व। इसमें सीखने की गति एक समान होती है। इसमें क्या होता है कि देख लीजिए, सरल रेखीय वक्र में क्या होता है, सीखने की गति एक समान होती है। एक ही देखिए, एक ही रफ्तार से आगे बढ़ते हुए सीखा जा रहा है, सीख रहे हैं, एक ही गति से सीख रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सरल रेखीय वक्र में क्या होता है कि सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा है उन्नतोदर वक्र। क्या है? एलिवेशन कर्व। उन्नतोदर वक्र क्या होता है? इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और फिर उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी होनी शुरू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि कोई बच्चा है, मान लीजिए, उसके अंतर्गत वह उसकी सीखने की गति कैसी है? एलिवेशन कर्व है। उसमें क्या होगा कि बच्चा शुरू में तो बहुत तेज़ी से सीखेगा, बहुत गति से सीख रहा है किसी भी चीज़ को। उसके बाद एक ऐसी पोजीशन आएगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ सीखने की गति एकदम उच्चतम होगी, सबसे तेज होगी। उसके बाद उसके सीखने की गति धीरे हो जाएगी, उसकी जो है रुचि कम होने जाएगी किसी भी तथ्य में। तो मान लीजिए, इसके उदाहरण से देख लेते हैं
कोई टॉपिक ले लीजिए, किसी भी मैथ का टॉपिक ले लीजिए, अलजेब्रा ले लीजिए, तो उसमें क्या होगा, बच्चा पहले सीखने की उस मान लीजिए रुचि बहुत अच्छी है तो वह बहुत अच्छे सीखेगा। फिर एक ऐसा समय आएगा उसकी जो रुचि है एकदम उच्चतम हो जाएगी, तो उसकी सीखने की गति एकदम उच्चतम हो जाएगी। लेकिन फिर धीरे धीरे वो उसकी रुचि कम होने लगेगी, उसकी फिर किसी भी कारणवश उसकी रुचि कम हो सकती है, किसी अन्य कारणवश, किसी बाहरी कारणवश क्या हो जाएगा, उसकी फिर सीखने की गति धीमे होने लगेगी। यही है क्या, उन्नतोत्तर वर्ग। देख लीजिए इसमें बना है, पहले उठ रहा है, फिर यहाँ हाईएस्ट है, उसके बाद ये नीचे आएगा, ऐसे नीचे आने लगेगा। तो पहले गति बहुत तेज हो जाएगी, फिर एक समय उच्चतम होगी, फिर कम होने लगेगी। तीसरा है नतोदर अधिगम और अर्थात कॉन्केव लर्निंग कर्व। इसमें क्या होता है, इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे सीखने की गति तेज होना शुरू करती है और उच्चतम स्तर की ओर बढ़ती रहती है। इसमें क्या होता है कि सीखने की गति शुरू में धीरे होती है, धीरे धीरे बढ़ती रहती है और लास्ट में उच्चतम स्तर पर हो जाएगी। जैसे देखिए ये चित्र बना, ये क्या है, नतोदर अधिगम वक्र। शुरू में धीमे है लेकिन धीरे धीरे देखिए यहाँ उठ रही है, यहाँ उठ रही है, यहाँ एकदम उच्चतम हो जाएगी। चौथा देख लेते हैं, चौथा है मिश्रित अधिगम वक्र। इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी होती है और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। यह वक्र उन्नतोदर और नतोदर अधिगम वक्र का मिला जुला रूप होता है। इसमें क्या होता है कि शुरू में भी अधिगम की गति तेज और धीमी हो सकती है और अंत में भी अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों हो सकती है। तो ऊपर के जो दो वक्र पढ़ाए गए थे जिसमें उन्नतोदर वर्ग और नतोदर वर्ग, उन दोनों का मिला जुला रूप होता है। कैसे देख लीजिए इसमें शुरू में गति बढ़ रही है, धीमी थी पर बढ़ रही है, फिर क्या होता है बाद में धीमे भी होने लगती है। क्या है कि दोनों का मिला जुला रूप है ना। देखिए पहले ये फिगर बना, देख लीजिए नतोदर वक्र वाला फिगर बना, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये फिगर बन रहा है ना, पहले ऐसे बना फिर ऐसे हो रहा है, तो ये फिगर बन रहा है। तो ये क्या होता है, इन दोनों उन्नतोदर और नतोदर वक्र का क्या होता है, मिला जुला रूप होता है। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है अधिगम पठार क्या है, लर्निंग प्लेट्यू क्या है। अगर आप पठार की संरचना देखे होंगे, अगर आप ज्योग्राफी में पठार की संरचना देखे होंगे तो पठार क्या होता है, ऐसे उठा जाता है, ऐसे ज़मीन जो होती है सतह ज़मीन की उठी होती है, यहाँ प्लेन होती है और यहाँ फिर से ऐसे होती है। पर्वत और पठार में यही अंतर होता है कि पर्वत में भी ऐसे उठा होता है, लेकिन क्या होता है ऊपर जो होता है वह ट्रायंगल शेप होता है, लेकिन यहाँ क्या होता है पठार में क्या होता है, सतह प्लेन होती है। सतह जो है वह साधारण ज़मीन के उच्चावत से ऊपर तो होती है, लेकिन जो उसकी सबसे उच्चतम जो बिंदु होता है वो क्या होता है, सतह प्लेन होता है, मतलब उस पर आप प्लेन खड़े हो सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सीखने की गति रुक जाती, क्या होता है इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें ना तो उन्नति होती है और ना ही अवनति होती है। अधिगम का पठार में अधिगम की गति जीरो होती है। कैसे, अब इसको मैंने फिगर में दिखा देता हूँ। मान लीजिए आप किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, किसी तथ्य को, तो आपकी सीखने की गति बहुत तेज़ हुई, फिर यहाँ फिर ऐसे धीमे हो जाएगी, यहाँ फिर क्या हो जाएगी, कुछ समय के लिए आपकी सीखने की गति एकदम मंद हो जाएगी, रुक जाएगी, वही है पठार। तो ये जो पोजीशन है यहाँ से जो यहाँ तक का समय है ये क्या कहलाएगा, अधिगम पठार। उसके बाद आपकी गति नीचे भी आ सकती है, ऊपर भी जा सकती है, ये क्या है, अधिगम पठार है, इसमें सीखने की गति रुक जाती है। चलिए फिर इसी के साथ हम आज के सेशन को मैं यही समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ सेशन पसंद आया होगा। अगर आप इसी तरह के अन्य सेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही अगर आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप उससे ज्वाइन हो जाइए, आपको सारी पीडीएफ वहीं मिलेगी। धन्यवाद।